गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11वीं के केमिस्ट्री ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे हाइड्रोजन और उसके यौगिक। इसके पहले वाले पीरियड में हमने देखा है हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि। आज हम दूसरे अन्य विधियों को, हाइड्रोजन बनाने की विधियों को देखते हैं। इसमें सबसे पहले हाइड्रोजन का औद्योगिक निर्माण की विधियाँ, इसको देख लेते हैं। हाइड्रोजन के औद्योगिक निर्माण की विधियां। इसको देख लेते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के द्वारा अमोनिया, कृत्रिम घी, कृत्रिम पेट्रोल जैसे औद्योगिक यौगिक बनाए जाते हैं, इसलिए हाइड्रोजन की मांग बढ़ा दी गई है। हाइड्रोजन का मांग बढ़ गया है, इसलिए औद्योगिक निर्माण में इसका बहुत ही योगदान है हाइड्रोजन का। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले देखते हैं लेन विधि। लेन विधि से हाइड्रोजन का निर्माण कैसे होता है, इसको देखते हैं। लेन विधि ये लेन विधि के अंतर्गत हम देखते हैं रक्त तप्त लोहे पर भाप की क्रिया द्वारा 600 से 900 डिग्री टेम्परेचर पर क्रिया कराते हैं तो हमको हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया इस प्रकार से होगी, इसको देख लेते हैं। Fe+H2 इट इज इक्वल टू, ये ताप इसमें हमको 600 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर लेना है, तो इसमें आयरन के ऑक्साइड बनते हैं 600 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है। तो ये बनता है Fe3O4+H2। ये हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है हमको। रक्त तप्त और ये भाप रक्त तप्त लोहे पर हम भाप प्रवाहित करते हैं 600 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, तो हमको हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। समीकरण इस प्रकार होगा, समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। ये 3Fe4H2 इट इज इक्वल, सॉरी H2O है, ये 4H2O, ये इस प्रकार से H2O और Fe3O4 और H2, इसको भी संतुलित कर लेते हैं। ये इस प्रकार से हमको प्राप्त होता है। तो बच्चों, इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है, जो आयरन लेंगे वो रक्त तप्त रहेगा और इसके ऊपर हम पानी की भाप प्रवाहित करेंगे। तापमान रहेगा 600 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तब हमको हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होगी। ये कहलाता है लेन विधि। इसके बाद में हम आते हैं पानी के विद्युत अपघटन से। पानी के विद्युत अपघटन या विद्युत विच्छेदन अपघटन से, इसके द्वारा भी हम हाइड्रोजन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें देख लेते हैं हम, इसमें पानी में 10 से 15% अम्ल या क्षार मिला देते हैं। अम्ल या क्षार मिलाकर पानी का विद्युत विच्छेदन करते हैं। विद्युत विच्छेदन करते हैं। पानी में 15% अम्ल या क्षार, दोनों में से कोई एक पदार्थ मिलाते हैं ताकि विद्युत अपघटन की क्रिया, विद्युत विच्छेदन की क्रिया जल्दी पूर्ण हो जाए। इसलिए हम इसमें अम्ल या क्षार मिलाते हैं। तो इसमें एनोड पर हमको ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। एनोड पर ऑक्सीजन गैस एवं कैथोड पर
हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। समीकरण देख लेते हैं, इस प्रकार से होगा। पानी का विद्युत विच्छेदन होगा ये, तो ये होगा H2O, ये इस प्रकार से विद्युत विच्छेदन, ये तो पानी का जब विद्युत विच्छेदन होगा तो ये अपने आयनों में टूट जाएंगे। ये आयन में टूट गए, H प्लस आयन प्लस OH माइनस आयन, आयनन क्रिया हो गई इसमें, ये आयनन हो गई इसमें क्रिया। उसके पश्चात में इसमें हम ये देखते हैं OH माइनस आयन जो है, ये OH माइनस आयन जो है OH में परिवर्तित हो जाता है। OH माइनस आयन ये OH प्लस E में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार 2OH प्लस OH इट इज इक्वल टू, ये बनता है H2O प्लस O, और 2 ऑक्सीजन परमाणु मिल करके ऑक्सीजन का एक अणु बनाते हैं। ये हमको प्राप्त होता है एनोड पर। उसी प्रकार सेम अभिक्रिया जो होगी वो हाइड्रोजन की होगी। ये हाइड्रोजन H प्लस आयन ये हाइड्रोजन परमाणु में कन्वर्ट होगा, ये इस प्रकार से हाइड्रोजन परमाणु में कन्वर्ट हो गया ये। उसके बाद में 2 हाइड्रोजन परमाणु मिल करके, ये 2 हाइड्रोजन परमाणु मिल करके हाइड्रोजन का एक अणु का निर्माण करेंगे। ये हमको मिलता है कैथोड पर। तो ये हो गया पानी का विद्युत विच्छेदन। तो बच्चों हमको ये याद रखना है, पानी में हमको 15% अम्ल या क्षार मिला देना है ताकि विद्युत विच्छेदन की क्रिया शीघ्र प्रारंभ हो सके। और रासायनिक समीकरण इस प्रकार होगी, इसमें एनोड पर हमको ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है और कैथोड पर हमको हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। और समीकरण इस प्रकार होगा, H2O इनका विद्युत विच्छेदन करेंगे तो ये अपने 2 आयनों में विभक्त हो जाएगा, H प्लस आयन और OH माइनस आयन, ये आयनन में विभक्त हो गया। उसके पश्चात में एनोड पर OH माइनस आयन जो है वो OH में परिवर्तित हो जाएगा और 2 OH मिल करके पानी के एक अणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु बनाएंगे। और ये दोनों ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन परमाणु मिल करके ऑक्सीजन का एक अणु बनाते हैं। उसी प्रकार कैथोड पर H प्लस आयन हाइड्रोजन परमाणु परिवर्तित होता है और 2 हाइड्रोजन परमाणु मिलकर के हाइड्रोजन का एक अणु का निर्माण करते हैं। तो ये हो गया आपका पानी के विद्युत विच्छेदन से हमको हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति। इसके बाद में जो तीसरी औद्योगिक विधि है वो बास विधि कहलाता है, इसको देख लेते हैं। बास विधि ये क्या कहलाता है उसको देख लेते हैं, इसमें क्या कैसे होता है। बास विधि ये तो बच्चों ये इसमें इस विधि के अंतर्गत हम ये देखते हैं रक्त तप्त कोक पर पानी का वाष्प प्रवाहित करते हैं, पानी का वाष्प प्रवाहित करते हैं तो ये हमको मिलता है वाटर गैस में पर कन्वर्ट होता है। यानी वाटर गैस जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, इसको हम वाटर गैस कहते हैं, जिसको जल गैस भी कहा जाता है। ये वाटर गैस की प्राप्त होती है। अब इस वाटर गैस को या ये 2 गैसों के मिश्रण को, इसमें हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, इस गैस को फिर भाप पर प्रवाहित करते हैं।
ये जो हमको मिला है वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण को, जिसको हम वाटर गैस कहते हैं, वाटर गैस, इसको हम भाप पर प्रवाहित करते हैं, H2O भाप ये, और इसमें हम उत्प्रेरक लेते हैं Fe2O3 और क्रोमिक ऑक्साइड या Cr2O3, ये उत्प्रेरक के रूप में हम लेते हैं। तो हमको ये हाइड्रोजन गैस और कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण प्राप्त होता है हमको, ये इस प्रकार से, कार्बन डाइऑक्साइड का, हाइड्रोजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड ये प्राप्त होता है। अब इस मिश्रण को हम 25 वायुमंडलीय दाब पर पानी से होकर प्रवाहित करते हैं। ये जो मिश्रण हमको मिला है, ये मिश्रण जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस है, इस मिश्रण को CO2 H2 और CO2 के मिश्रण को 25 वायुमंडलीय दाब पर पानी पर प्रवाहित करते हैं, पानी पर प्रवाहित करते हैं, जिससे मिश्रण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, पानी द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे हमें शुद्ध हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ये हमारा ये विधि है। एक बार इस विधि को हम पुनः देख लेते हैं। इस विधि में क्या क्या होता है उसको देख लेते हैं। इसको बॉस विधि कहते हैं। इस विधि में रक्त तप्त कोक को भाप के द्वारा, इसमें ये जो हम लिया है ये भाप है, भाप में प्रवाहित करते हैं तो हमको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण प्राप्त होता है, जिसको हम वाटर गैस कहते हैं। इस वाटर गैस को हम फिर से भाप में प्रवाहित करते हैं, वाटर गैस को हम फिर से भाप में प्रवाहित करते हैं Fe2O3 या क्रोमिक ऑक्साइड की उपस्थिति में, तो हमको हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण प्राप्त होता है। अब इस मिश्रण को हमको शुद्ध करना होता है, तो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिश्रण है, इसको शुद्ध अवस्था में प्राप्त करना है हाइड्रोजन गैस को। तो इस मिश्रण को 25 वायुमंडलीय दाब पर हम पानी में प्रवाहित करते हैं, जिसके कारण मिश्रण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी द्वारा अवशोषित कर ली जाता है और इस प्रकार हमको शुद्ध हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। ये हो गया हमारा बॉस विधि। इसके बाद हम आते हैं प्राकृतिक गैसों के आंशिक ऑक्सीकरण से भी हम हाइड्रोजन का निर्माण करते हैं। वो किस प्रकार होगा उसको देख लेते हैं। चौथी विधि में हमें देख रहे हैं प्राकृतिक गैस के
आंशिक ऑक्सीकरण से, आंशिक ऑक्सीकरण से हमको हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। किस प्रकार होता है इसको भी देख लेते हैं। पेट्रोलियम के कुएं से निकलने वाली जो प्राकृतिक गैस है उस गैस में मीथेन गैस पाई जाती है। अब इस मीथेन गैस को उत्प्रेरक की उपस्थिति में, ये मीथेन गैस को उत्प्रेरक की उपस्थिति में निकिल और क्रोमियम की उपस्थिति में इसको हम क्रिया कराते हैं तो हमको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है, अलग अलग प्राप्ति होती है। तो ये समीकरण को हम इस प्रकार देख लेते हैं। ये प्राकृतिक गैस के रूप में इसको भी देख लेते हैं। पेट्रोलियम कुआं से निकलने वाली प्राकृतिक गैसों में मीथेन गैस होती है, मीथेन गैस होती है। अब इस गैस को हम निकिल और क्रोमियम की उपस्थिति में पानी के वाष्प में प्रवाहित करने पर हमको प्राप्त होता है। तो ये इस प्रकार समीकरण होगी। ये CH4 CH4 H2O इट इज इक्वल टू निकिल, ये उत्प्रेरक है निकिल और क्रोमियम, इसकी उपस्थिति में हम मीथेन गैस पर भाप प्रवाहित करते हैं। भाप, पानी के वाष्प प्रवाहित करते हैं तो हमको कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या देख लेते हैं। 4 और 2 6, 3 दूने 6, कार्बन 1, ऑक्सीजन 1। तो ये इस प्रकार हमको हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। ये विधि कहलाता है हमारा ये प्राकृतिक गैसों के आंशिक ऑक्सीकरण से। इसके मीथेन के भंजन से भी हम इसको प्राप्त कर सकते हैं, ये पहली विधि। दूसरी विधि इसी मीथेन के भंजन से CH4 के भंजन क्रिया द्वारा, भंजन द्वारा इसमें प्राप्त करते हैं ये, यानी मीथेन को भंजन करते हैं 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसको क्रिया कराते हैं ये 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो कार्बन और हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं ये इस प्रकार से। ये हो गया प्राकृतिक गैसों के आंशिक ऑक्सीकरण से। पेट्रोलियम कुआं से निकलने वाली प्राकृतिक गैसों में मीथेन गैस होती है। इस गैस को हम पानी के वाष्प में प्रवाहित करते हैं निकिल और क्रोमियम की उपस्थिति में, तो हमको हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार मीथेन का हम भंजन क्रिया करते हैं 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो भी हमको हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। तो ये हो गया इसकी बनाने की औद्योगिक निर्माण की विधियां। अब इसको अन्य विधियों से भी बनाया जा सकता है, उसको हम अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं। तो ये हो गया इनके हाइड्रोजन निर्माण की विधियां। अब इसके बाद में हम दूसरे अन्य विधि है उसको भी हम थोड़ी देर से अभी देख लेंगे, और कौन कौन सी विधियां हैं। हाँ, तो बच्चों ये हम देख रहे थे हाइड्रोजन गैस के औद्योगिक निर्माण की विधियां। इसमें हमने 4 विधियां पढ़े हैं। इसके अलावा हम हाइड्रोजन निर्माण की जो और दूसरी सामान्य विधियां हैं उसको भी देख लेते हैं।
हाइड्रोजन बनाने की अन्य विधियां। इसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हम अन्य विधियों में धातुओं पर पानी की क्रिया। धातुओं पर पानी की क्रिया से हम हाइड्रोजन प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हम सोडियम को ले लेते हैं। सोडियम को पानी के साथ में क्रिया कराते हैं तो हमको हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। Na+H2O इट इज इक्वल टू NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 NaOH, 2 Na, 2 NaOH, हाइड्रोजन की संख्या भी देख ली आपने। ये हो जाएगा 2 दूनी 4। तो ये हमको प्राप्त हो गया हाइड्रोजन गैस। धातुओं पर पानी की क्रिया। इसी प्रकार कैल्शियम के साथ में भी कर सकते हैं। Ca+H2O इट इज इक्वल टू CaOH होल्ड ट्वाइस प्लस H2। ये हाइड्रोजन गैस हमको प्राप्त हो गई। ये इसको भी संतुलित कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 2H2O। ये हो जाएगा ये दोनों धातु हैं। सोडियम पर पानी की क्रिया कराते हैं तो हमको हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है, साथ में इनके क्षार भी प्राप्त होते हैं। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। उसी प्रकार कैल्शियम का पानी के साथ में क्रिया कराते हैं तो उनके साथ में उसका क्षार भी प्राप्त होता है और हमको हाइड्रोजन गैस भी प्राप्त होती है। ये समीकरण इस प्रकार से है। उसके बाद में हम देखते हैं अम्लों के साथ में क्रिया। अम्लों के साथ धातुओं की क्रिया। धातुओं की क्रिया से ये Fe आयरन को हम HCl अम्ल के साथ में क्रिया कराते हैं तो ये बनता है FeCl2, फेरस क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ये समीकरण को संतुलित कर लेते हैं। ये इस प्रकार से होगा। Fe हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में क्रिया कराए तो ये बना FeCl2, फेरस क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार जिंक के साथ भी कर सकते हैं, जिसको हम प्रयोगशाला विधि में बना के देख चुके हैं। Zn+H2SO4 इट इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। यह हो गया धातुओं के साथ में अम्लों की क्रिया, जिसमें हमने आयरन को लिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ में तो ये FeCl2, फेरस क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। उसी प्रकार से जिंक दानेदार दस्ता को लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में क्रिया कराया तो ZnSO4 प्लस H2। तो ये विधियां हो गई। औद्योगिक निर्माण के बाद में हमने अन्य विधियों से भी हाइड्रोजन प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए इसके भौतिक गुणों पर चलते हैं। हाइड्रोजन के कौन कौन से भौतिक गुण हैं उसको देख लेते हैं। भौतिक गुण। हाइड्रोजन रंगहीन, गंधहीन गैस है और यह ज्वलनशील गैस है। ज्वलनशील गैस है पर जलने में सहायक नहीं है। यदि हाइड्रोजन गैस के पास में या हाइड्रोजन गैस के जार में जलती हुई मोमबत्ती ले जाए जाए तो हाइड्रोजन गैस बुझ जाती है, और लेकिन ये लौ के साथ में जलने लगते हैं। तो ये जलने में सहायक होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन गैस के पास जार ले जाएं और मोमबत्ती ले जाएं तो मोमबत्ती बुझ जाती है, लेकिन हाइड्रोजन गैस नीली लौ के साथ में जलती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ज्वलनशील गैस है पर जलने में सहायक नहीं है। ये पानी में अल्प विलेय हैं। पानी में आयतन के अनुसार ये 2% ही घुलते हैं। ये 2% ही विलेय होता है ये। और यदि ताप बढ़ाने
यदि ताप में इसको बढ़ाते हैं तो ताप में इसकी विलयशीलता और भी घट जाती है ये। उसके पश्चात में ये दूसरे और जो क्रियाएं होती हैं, इसके रासायनिक क्रियाएं, इसके अंतर्गत ये देखना होता है कि इसको द्रव रूप में परिवर्तित करना कठिन होता है। इसको द्रव रूप में हम परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, द्रवीय हाइड्रोजन के रूप में इसको परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। उसके पश्चात में इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा है वो है 3.4। हाइड्रोजन की विशिष्ट ऊष्मा जो है, हाइड्रोजन की विशिष्ट ऊष्मा 3.4 है ये। तो ये हो गए इनके भौतिक गुण। अब आते हैं हम इसके रासायनिक गुणों पर देखते हैं, और ये भी देख लेते हैं कि लिटमस के प्रति ये उदासीन होते हैं। ये लिटमस के प्रति हाइड्रोजन जो है वो उदासीन होते हैं। लिटमस के प्रति उदासीन होते हैं। ये इनके महत्वपूर्ण भौतिक गुण हैं ये। अब आइए इनके रासायनिक गुणों की विवेचना करते हैं। रासायनिक गुण किस प्रकार के पदार्थों से क्रिया करके नया यौगिक बनाते हैं उसको देख लेते हैं। हाइड्रोजन के रासायनिक गुण। हाइड्रोजन एक द्विक परमाणु अणु है, और हाइड्रोजन के बंध वियोजन ऊर्जा जो है, बंध वियोजन ऊर्जा, वियोजन मतलब टूटना, वियोजन ऊर्जा (4.36 किलो जूल मोल -1) इतना होता है ये। अर्थात हाइड्रोजन एक द्विक परमाणु अणु हैं। इनको परमाणुओं में तोड़ने के लिए इनकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है। कहने का तात्पर्य ये होता है कि ये 2000 केल्विन ताप पर 2000 केल्विन ताप पर इनके परमाणु, जो हाइड्रोजन अणु के जो परमाणु हैं वो 0.081% ही इसमें परमाणुओं के रूप में वियोजित होता है। लेकिन इसका ताप को यदि 5000 केल्विन ताप पर कर दिया जाए, इस ताप पर कर दिया जाए, तो ये लगभग इनके अणु जो है वो परमाणुओं में 95.5% वियोजित हो जाते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है, हाइड्रोजन के वियोजन ऊर्जा उच्च होता है, बहुत ज़्यादा उच्च होता है, इसलिए ये सामान्य ताप और दाब पर ये निष्क्रिय होते हैं। नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर ये निष्क्रिय होते हैं। उच्च दाब पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में ये धातुओं और अधातुओं से क्रिया करके उनके हाइड्राइड बनाते हैं। अधातुओं से क्रिया करके उनके जो यौगिक बनाते हैं उनको हाइड्राइड कहते हैं, जो कि एक सहसंयोजी यौगिक होते हैं। हल्के जो धातु होते हैं उनके साथ में संयोग करके ये लवणनुमा विद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं। और विद्युत संयोजी यौगिक जो बनाते हैं उस समय हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो ऋण 1 होती है।
तो इसके और दूसरे रासायनिक गुणों को देख लेते हैं। ये तो कहने का तात्पर्य यह हुआ कि सामान्य ताप और दाब पर हाइड्रोजन क्रियाशील नहीं होता है, निष्क्रिय होता है। उच्च ताप पर ही ये धातुओं और अधातुओं से क्रिया करते हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो कौन कौन से यौगिक बनाते हैं उसको देख लेते हैं। सर्वप्रथम इसमें हम सबसे पहले ये देख लेते हैं तत्वों से योग। तत्वों से संयोग। इसमें सबसे पहले हैलोजन के साथ देख लेते हैं। नंबर 1 में हैलोजन के साथ संयोग। हैलोजन में फ्लोरीन का देख लेते हैं। हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन के साथ में ये अंधेरे में क्रिया करते हैं कम ताप पर। अंधेरे में कम ताप पर क्रिया करते हैं और ये हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाते हैं, HF 2HF, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाते हैं। इसी प्रकार क्लोरीन पर ये 400 से अधिक तापमान पर क्रिया करके ये यौगिक बनाते हैं। H2 + Cl2 = ट्वाइस HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाते हैं ये। अब ये 400 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ये होता है ये। उसी प्रकार से ब्रोमीन के साथ में H2 + Br2 = ये 2HBr बनाते हैं, 2HBr। लेकिन आयोडीन के साथ ये प्लेटिनम सर्पिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करते हैं और ये क्रिया जो होती है वो उत्क्रमणीय होती है। H2 + I2 आयोडीन के साथ में ये PT सर्पिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया होती है और ये क्रिया जो होती है वो उत्क्रमणीय होती है। ये इस प्रकार से उत्क्रमणीय अभिक्रिया है ये बनता है 2HI। ये इस प्रकार से ये हैलोजन के साथ में हाइड्रोजन की क्रिया हो गई। हाइड्रोजन के साथ में फ्लोरीन की क्रिया अंधेरे में कम ताप पर क्रिया होती है तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाते हैं। उसी प्रकार हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ में क्रिया कराने के लिए 400 या 400 अधिक तापमान पर क्रिया कराते हैं तो ये HCl प्राप्त होता है। उसी प्रकार ब्रोमीन का हाइड्रोजन के साथ में क्रिया कराते हैं तो HBr प्राप्त होता है। लेकिन हाइड्रोजन का आयोडीन के साथ में क्रिया कराते हैं तो ये जो होता है प्लेटिनम सर्पिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया होती है और ये HI बनता है और ये क्रिया जो होती है वो उत्क्रमणीय होती है। इसके बाद में दूसरे रासायनिक गुणों को देख लेते हैं। नाइट्रोजन के साथ में इसकी क्रिया। हालांकि ये रासायनिक अभिक्रिया को आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ में क्रिया, नाइट्रोजन के साथ क्रिया, ये N2 + 3H2, ये जो क्रिया होती है वो उत्क्रमणीय क्रिया है और ये क्रिया जो होती है उत्क्रमणीय होती है और इस क्रिया में ऊष्मा निकलता है ये, तो ट्वाइस NH3 धन ऊष्मा ये। और ये जो क्रिया होती है वो 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर होती है और 200 वायुमंडलीय दाब, 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ये क्रिया होती है और 200 वायुमंडलीय दाब पर, वायुमंडलीय दाब पर एक क्रिया होती है और हमको यौगिक के रूप में अमोनिया प्राप्त होता है। ये अमोनिया
ये अमोनिया बनाने की हैबर संश्लेषण विधि भी कहलाता है। ये अमोनिया बनाने की हैबर संश्लेषण विधि भी है ये, जिसमें हमको दो बातों को ध्यान देना पड़ेगा। इसमें ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को 450 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर क्रिया कराते हैं, लेकिन इसमें 200 वायुमंडलीय दाब रहता है, तो अमोनिया यौगिक के रूप में हमको प्राप्त होता है और इस क्रिया में उष्मा निकलती है ये, और ये क्रिया जो है अमोनिया बनाने की हैबर विधि भी कहलाता है। ये क्रिया जो है अमोनिया बनाने की हैबर विधि के नाम से जाना जाता है। हैबर विधि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में इसकी दूसरी अभिक्रिया है, वो हाइड्रोजन के महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है, वो है अपचायक। ये धातुओं के ऑक्साइडों को अपचयित कर देते हैं। ये इसका महत्वपूर्ण गुण है ये, जिसको हम अपचायक गुण कहते हैं। इसको भी देख लेते हैं, हाइड्रोजन का अपचायक गुण। हाइड्रोजन का अपचायक गुण। ये बहुत से धातुओं के ऑक्साइड को अपचयित कर देते हैं। ये इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉपर के ऑक्साइड को। ये कॉपर के ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ में क्रिया कराते हैं, तो ये इसमें कॉपर अलग हो जाता है और ये पानी हमको प्राप्त होता है। ये इस प्रकार से, इसी प्रकार से आयरन के ऑक्साइड को भी देख लेते हैं। ये है Fe3O4 प्लस 4H2 इट इज इक्वल टू, ये भी ऑक्साइड जो है वो अपचयित हो जाते हैं और ये आयरन में अलग हो जाता है। ये 3Fe प्लस 4H2, ये 4H2O, इस प्रकार से ये हमको प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार Pb, लेड के ऑक्साइड PbO प्लस H2 इट इज इक्वल टू, ये निकल जाता, Pb अलग हो जाता है और H2 बनता है इसमें। तो ये हाइड्रोजन के महत्वपूर्ण गुण में आता है, अपचायक गुण, जिसमें धातुओं के ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन अपचयित कर देता है ये। इसके बाद हम क्रिया देखते हैं, इसका एक और महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है, वो है हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण क्रिया, हाइड्रोजनीकरण, ये अति असंतृप्त हाइड्रोजन जो है वो निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, तो ये एल्कीन बनाते हैं। फिर हाइड्रोजन से क्रिया करते हैं तो एल्केन बनाते हैं। ये देखिए, अति असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमने एसिटिलीन को लिया है। ये एसिटिलीन है, एसिटिलीन, जिसको हम, इसका IUPAC नाम इथाइन है। ये हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे ये निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो ये हाइड्रोजन के दोनों परमाणु जो है जुड़ जाते हैं, तो ये बनता है C2H4, ये एथिलीन है, एथिलीन। फिर इसमें हाइड्रोजन की क्रिया होगी निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, H2, तो ये बनेगा, फिर दो हाइड्रोजन परमाणु इसमें जुड़ जाएंगे, तो ये बनेगा C2H6 एथेन। ये यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, हाइड्रोजनीकरण क्रिया में हाइड्रोजन का योग क्रिया होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन बना सकते हैं, अर्थात एसिटिलीन से हम एथेन के प्राप्त कर सकते हैं। ये तो ये हो गया इसके हाइड्रोजनीकरण। इसके पश्चात में हाइड्रोजनीकरण के अंतर्गत दूसरी अभिक्रिया भी है, वो वनस्पति तेल को वनस्पति घी में हम परिवर्तित करते हैं इसी क्रिया के द्वारा। इसको भी देख लेते हैं।
हाइड्रोजनीकरण पहला और हाइड्रोजनीकरण दूसरा में हम ये देखते हैं CH2 CH2O C17 H33 CHO C17 H33 फिर CH2 COO C17 H33 हाइड्रोजन के 3 अणु से ये संयोग करते हैं निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और इसका जो तापमान रहता है वो तापमान 150 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 150 से 180 डिग्री सेंटीग्रेड ताप रहता है। तो ये हाइड्रोजन के 3 अणु जो हैं वो ये हाइड्रोजन में जुड़ जाते हैं। ये है वनस्पति तेल और ये हाइड्रोजनीकरण क्रिया द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाते हैं। CH2OOC C17 H35 CHOOC C17 H35 CH2OC C17 H35 ये बदल जाते हैं ये, और ये कहलाता है आपका वनस्पति घी। वनस्पति घी, यानी कुल मिलाकर कहने का मतलब ये हुआ कि हम हाइड्रोजनीकरण क्रिया द्वारा निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल से हम वनस्पति घी में परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन के महत्वपूर्ण रासायनिक गुण हो गए, जिसमें हमने इसके अपचायक गुण को देखा और इसके हाइड्रोजनीकरण को क्रिया को देखा और दूसरे पदार्थों से अम्लों के साथ में भी इसकी क्रिया को देखा। तो बच्चों ये इनके हाइड्रोजन के रासायनिक गुण हो गए। आगे का अध्याय में हम दूसरे हाइड्रोजन के दूसरे अन्य चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।